हमारे यूनिवर्स का साइज़ बता पाना इम्पॉसिबल है और ये रिसर्चर्स और साइंटिस्ट द्वारा प्रूवन है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, और उसके नियरेस्ट जो गैलेक्सी है उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं जो कि होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करके एंड्रोमेडा गैलेक्सी जाएंगे तो हमें लगभग 2.5 मिलियन ईयर लग जाएंगे वहाँ पे जाने में। तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि हमारे यूनिवर्स का कितना बड़ा साइज़ है। बट ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अगर हमें कोई नई जगह एक्सप्लोर करनी हो, किसी नई जगह पे जाना हो, तो ये हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। बट अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा कर पाना पॉसिबल है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं, वो भी एक शॉर्टकट के ज़रिए, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वर्म होल्स के बारे में। वर्म होल्स बेसिकली एक इक्वेशन है जिसके 2 रिज़ल्ट हैं, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके 2 रिज़ल्ट आते हैं और उसमें से एक रिज़ल्ट उसका वर्म होल्स है। वर्म होल्स एक्चुअली 2014 में आई हुई मूवी इंटरस्टेलर, जो आपने देखी होगी, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है मूवी। उसमें कूपर और उसकी टीम जब हैबिचुअल लाइफ ढूंढने के लिए किसी दूसरे गैलेक्सी में जाती हैं, एक दो गैलेक्सी पार करके दूसरी गैलेक्सी में जाती हैं, तब वो एक एक्चुअल वर्म होल से गुजरती हैं जो मूवी में दिखाया गया है। वैसा ही साइंटिस्ट भी प्रिडिक्ट करते हैं कि वैसा ही बन सकता है। लेकिन दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक एक्चुअल साइंस बेस्ड रियलिटी है। दोस्तों अगर हम देखेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसमें हमारा ये चीज़ है कि एक सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जिनको हम कहते हैं फील्ड इक्वेशंस। वो फील्ड इक्वेशन 25 नवंबर 1915 में पर्शियन अकेडमी ऑफ साइंस बर्लिन में, जर्मनी में, ये सारी इक्वेशन सबमिट हुई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा, जिसमें कि 10 लीनियर पार्शियल इक्वेशंस, और ये एक सिंगल इक्वेशन को दर्शाती हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बड़ा जी म्यू न्यू प्लस बड़ा ए जी म्यू न्यू इक्वल्स टू 8 पाई जी अपॉन सी की पावर 4 टी म्यू न्यू। चिंता मत करिए, मैं ये मैथमेटिकल इक्वेशन इतने डीप में नहीं जाना चाहूँगा, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स ये प्रोसीजर है, कितनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ होगा भी तो भी ये सारी इक्वेशंस करने में आपका सर चकरा सकता है। मोटे मोटे तौर पर ये सब हमें बताता है कि एनर्जी और मैटर जो है वो स्पेस के कर्वेचर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कि अगर मैं एक रफ सरफेस लूँ, उसके ऊपर 3-4 मैटर रखूँ, तो वो जितना उसका ग्रेविटेशनल पुल होगा उसके हिसाब से अपने स्पेस टाइम को मेश के हिसाब से बेंड कर देंगे। या फिर कोई प्लैनेट या फिर कोई मास भरा ऑब्जेक्ट उसकी ग्रेविटेशनल पर उस पर डिपेंड करेगा और क्रिएट करेगा उतना ही मैच जितना उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इक्वेशन बना तो दी, लेकिन खुद से ही वो सॉल्व नहीं कर पाया इस इक्वेशन को। जी हाँ दोस्तों, बल्कि इस इक्वेशन को एक्चुअली में सॉल्व करा था कार्ल शुज़रचाइल्ड ने 1916 में, और ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर पाया। स्पेस टाइम की बात करें तो ये प्लैनेट के मैश को बढ़ाता है, जिसकी वजह से उसका ग्रेविटेशनल डिपेंड करता है उसके स्पेस टाइम कर्वेचर में। दूसरी इक्वेशन जो कार्ल शुज़रचाइल्ड ने हमें दी थी वो है आर छोटा एस इक्वल्स टू 2 बड़ा जी एम अपॉन सी का स्क्वायर। ये इक्वेशन दिखाती है सिंगुलैरिटी को, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखी है। दोस्तों अभी एंट्री होती है ब्लैक होल की, जो कि हम पूरी दुनिया हमारी उससे वाकिफ़ है कि 2019 में ब्लैक होल, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बात करा था कि एक इक्वेशन उसके 2 सोल्यूशन, यानी कि एक इक्वेशन और उसी इक्वेशन से एक सोल्यूशन है ब्लैक होल और दूसरा उसका रिजल्ट है वर्म होल्स। अब आप कहेंगे कि एक इक्वेशन उसके 2 रिजल्ट कैसे बन सकते हैं, कोई एक क्वेश्चन उसके 2 आंसर कैसे बन सकते हैं? तो मैं आपको ले जाना चाहूँगा क्लास 9 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसके देखिए आपके सामने 2 रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं, और यहीं इस इक्वेशन का जो रिजल्टेंट है वो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज मॉडल के ऊपर बेस्ड है। रोजन जो कि आइंस्टाइन के असिस्टेंट थे नोथन रोजन, 1935 में इन्होंने मिलकर आइंस्टाइन रोजन ब्रिज बनाया था, जिसका डायग्राम आपकी स्क्रीन के सामने है। ये एक शॉर्टकट रास्ता है, यानी कि एक वर्म होल का रास्ता है जो कि आपको टाइम स्किप करवा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 3D टू 4D में जाने की, जो कि प्रैक्टिकली आपको दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। ये 3D से एक 4D मॉडल की बात करी गई है। इसका एक एग्जांपल 1957 में जॉन व्हीलर ने दिया था, एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज मॉडल का ही एक एग्जांपल है। अब मान लीजिए कि एक एप्पल है
अगर उसके सामने एक कीड़ा है तो वो कीड़ा उस एप्पल को अंदर से खाएगा, ना कि बाहर बाहर से। तो ठीक ऐसे ही टाइम भी हम अंदर से अगर ट्रैवल करें तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए टाइम को हम बेंड कर सकते हैं और कम समय में वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। अगेन मोटे मोटे तौर पर अगर आप ये सब चीज़ें गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेस टाइम का बेंड है, जो इतना बेंड हो गया है कि आप अभी अपना जो कर्वेचर है वो फोल्ड हो सकता है उसकी वजह से, और इसकी वजह से आप 1-2 गैलेक्सी फांद के तीसरी गैलेक्सी में पहुँच सकते हैं कम से कम टाइम में, ठीक है। और 3D to 4D जो ये मॉडल है ये एक स्फेरिकल बॉल की तरह दिखता है, जैसे कि इंटरस्टेलर फिल्म में भी हमको दिखाया गया है, और जो कि प्रूवन है प्रैक्टिकली। ऐसा मतलब सैटेलाइट से नहीं देखा गया है अभी तक, कोई हमारा एविडेंस नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। बट अगर लाइट कहीं पे नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर आप लाइट से पहले वहाँ पे पहुंच जाएंगे, इसका मतलब आपने टाइम ट्रैवल कर रखा है। और अगर आप टाइम ट्रैवल का एक रास्ता ढूंढ लिया तो इसका मतलब है कि आपने टाइम ट्रैवल कर लिया। ये एक ऐसा टनल होता है वॉर्म होल्स का ज़रिए। मतलब मान लीजिए कि अगर आप वॉर्म होल्स के एक एंट्रेंस में घुसेंगे और दूसरे एंट्रेंस में हमें नहीं पता है कि क्या चीज़ है, मान लीजिए दूसरे जो वॉल का जो एग्ज़िट है उसमें भी एक ब्लैक होल हुआ, फिर तो आप उसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव है वाइट होल। यहाँ पे एंट्री होती है वाइट होल की, जिसका फॉर्मूला एक फील्ड इक्वेशन आपके सामने है। वाइट होल ब्लैक होल का अपोजिट है। वाइट होल एक ऐसा मतलब थ्योरी है वाइट होल की। वाइट होल को भी अभी तक किसी ने देखा नहीं है, साइंटिस्ट के द्वारा प्रूवन नहीं है, बट वाइट होल एक ऐसी थ्योरी है जो कि ब्लैक होल का तुरंत अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। जैसे ब्लैक होल किसी भी चीज़ को ऑब्जॉर्व करता है, वैसे ही वाइट होल उस चीज़ को रिपेल करता है, मतलब निकालता है। अब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, ब्लैक होल तो चलो किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग करके अपने अंदर रख रहा है। और एक स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि ब्लैक होल इवेपोरेट कर जाएगा रेडिएशन जितनी बढ़ती रहेगी उसके अंदर। लेकिन वाइट होल मतलब कि आप मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि चीज़ें रिपेल करी जा रही है, तो ऐसा कर पाना तो पॉसिबल है नहीं। अगर दूसरी तरफ मैं आपको ले चलूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैंने एक पेपर के 3-4 टुकड़े करे और उसको डाल दिया ज़मीन पे और उसको वापस टेप से चिपका दिया, तो वो वैसा नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर मैंने उस पेपर को बिल्कुल ही एशेज़ में बदल दिया, बिल्कुल ही राख बना दिया, तो वापस उसका वैसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसका मतलब मैं उसकी एंट्रोपी बढ़ा दे रहा हूँ। जितनी मैंने उसकी एंट्रोपी बढ़ाई, इतना मतलब उसको सॉल्व कर पाना उतना ही मुश्किल है। तो वाइट होल इसका उल्टा करता है, मतलब एक टूटा टाटा सब्सटेंस, मतलब जो कि स्टार पहले बस्ट हो चुका है वो दोबारा से आके बन जाए वैसा का वैसा, मतलब टाइम को रिवर्स कर देना। तो ऐसा कर पाना या फिर ऐसा सोच पाना पॉसिबल ही नहीं है। बट सवाल ये उठता है कि जब तक ब्लैक होल की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, इंसान यही कहते थे कि ब्लैक होल भी इम्पॉसिबल है। बट दोस्तों 2019 में जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लैक होल की डिस्कवरी हो चुकी है। वाइट होल पॉसिबल अभी तक देखा नहीं गया है, लेकिन 14 जून 2006 में नील गैरिस शिफ्ट ऑब्जर्वेटरी में एक GRB 060614 गामा रे बर्स्ट देखा गया था हमारी यूनिवर्स में, जो कि बहुत ही ब्राइट एक्सप्लोजन था। और गामा रेडिएशन जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि अपने साथ कोई उसका एविडेंस नहीं छोड़ती हैं। लेकिन ब्लैक होल में तो रेडिएशन द्वारा ऐसा करा जाता है तो कुछ ना कुछ एविडेंस तो बचता है, लेकिन गामा रेडिएशन बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ेंगी। इसका मतलब ये हो सकता है कि एक वाइट होल हो और उसके बाद भी कोई स्टार नहीं मिला उसके बस्ट होने के बाद में। तो ऐसी एक पॉसिबिलिटी है कि शायद ऐसा वाइट होल हो, बट ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो तो बात दूर की बात है। लेकिन 2016 में मैग्नेटिक फोर्स वॉर्म होल बन चुका है ऑलरेडी। जी हाँ दोस्तों, इंसानों ने वॉर्म होल्स के आविष्कार कर चुके हैं, स्पेस में भले ही नहीं दिखाया है लेकिन खुद से कर चुके हैं मैग्नेटिक तौर में। अभी तक जितनी हम बात कर रहे थे वो ग्रेविटेशनल बेसिस पे ब्लैक होल की बात कर रहे थे और वॉर्म होल्स की बात कर रहे थे, बट मैग्नेटिक फोर्स में वॉर्म होल्स को बनाया जा चुका है एक लेबोरेटरी के अंदर, जिसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। कि अगर मैं एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों अलग अलग कर दूं और बीच वाला जो है उसका सब्सटेंस वो हटा दूं, वहाँ पे एक इनविजिबल एक चीज़ लगा दूं जो कि आपको दिखने में तो शायद विजिबल लग रही होगी लेकिन उन कंपोनेंट के लिए इनविजिबल है। तो वो कैसे टाइम को टेलीपोर्ट करके मैग्नेटिक अपना इफेक्ट चला रहा है। और ये जो सब्सटेंस है ये बना हुआ है येत्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड द्वारा, जो कि रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। उसके बाद अगर बात करें कि मान लीजिए वॉर्म होल्स भी नहीं हो पाए, अगर वाइट होल्स भी नहीं आ पाए, ब्लैक होल्स तो हैं,
तो फिर भी क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? क्योंकि वर्म होल्स द्वारा अगर मैं ऐसी जगह पे पहुंच जाता हूं जहां पे मेरी लाइट नहीं पहुंची है लेकिन मैं पहुंच गया, इसका मतलब मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया। लेकिन अगर वर्म होल्स भी ना हों, वाइट होल्स भी ना हों, तो टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि एल्क्यूबियर ड्राइव, जो कि 1994 में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट मैगवेल एल्क्यूबायर ने इसका एक्सपेरिमेंट करा था, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो कि लाइट की स्पीड से भी तेज़ चलेगा और उसकी वजह से हम टाइम ट्रैवल कर लेंगे। अब लाइट की स्पीड से अगर ट्रैवल भी तेज़ कर लिया तो कैसे टाइम ट्रैवल हमने कर लिया? दोस्तों, ये कंप्रेस करेगा अपने आगे के स्पेस टाइम को, और जितना जितना इसके पीछे का हिस्सा होगा वो अपने स्पेस टाइम को बेंड कर देगा। इसका मतलब आगे से पीछे तक वो अपने टाइम को ट्रैवल कर देगा और अपने स्पेस टाइम कर्वेचर को बेंड कर देगा। तो ऐसे वो स्पेस में ट्रैवल करेगा। तो ये जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या क्या आउटकम इसके निकल सकते हैं, क्या ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। बट दोस्तों, ये तो पक्का है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा आविष्कार ज़रूर होगा जो बड़ा ही दिलचस्प होगा और इंटरेस्टिंग होगा, और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है आउटर स्पेस की डिस्कवरी करना। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक इट एंड थैंक यू एवरीवन।